नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। सुबह के 7 बज चुके हैं और सभी खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। और सबसे पहले बात चीन की करते हैं। चीन की हिमाकत एक बार फिर देखने को मिली है। चीन ने फिर घुसपैठ की कोशिश की। पैंगोंग झील के पास घुसपैठ की कोशिश चीन की ओर से की गई। भारतीय सेना ने चेतावनी फायरिंग भी की। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, सेना के सूत्रों से मिली जो खबर है वो इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। बता रहे हैं कि चीन ने पैंगोंग झील के पास एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश की और उसकी इस कोशिश को भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया है। भारतीय सेना ने चेतावनी फायरिंग की। तो ये पैंगोंग झील के पास एक बार फिर से कोशिश चीन की घुसपैठ की। लगातार एलएसी पर चीन घुसपैठ की कोशिश में जुटा हुआ है, लगातार परेशान करने की कोशिश में है भारत को। शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, एक बार फिर से चीन की ओर से ये हिमाकत। आपको याद दिला दें कि 29 अगस्त के बाद से ही जब से भारत ने अपनी रणनीति बदली है और प्रीएम्प्टिव कदम उठाकर जिन चोटियों पर चीन कब्जा करना चाहता था, पहले ही भारत ने उन पर जाकर अपना कब्जा जमा लिया है। इससे चीन काफी परेशान है और हमने देखा है कि 29-30 की रात को भी चीन की तरफ से कोशिश की गई थी घुसपैठ करने की। उसके बाद जब कमांडर लेवल की बातचीत हो रही थी, उसके बावजूद 1 सितंबर को भी घुसपैट करने की कोशिश की थी चीन की तरफ से। लेकिन ऐसे में एक बार फिर कोशिश की गई है। हालांकि इस बार ये बताया जा रहा है कि दक्षिणी पैंगोंग जो दक्षिणी इलाका है पैंगोंग झील का, वहां पर एक घुसपैठ की कोशिश की गई है। हालांकि इसको रोकने के लिए भारत ने वार्निंग यानी कि हवाई फायर किया है। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले को लेकर सिर्फ चीन के आरोप सामने आए हैं। शैलेंद्र जी, इस बार जो खबर आ रही है कि भारतीय सैनिकों ने हवाई फायरिंग भी की है, चेतावनी फायरिंग भी की है, जबकि अभी तक भारत और चीन के बीच, सैनिकों के बीच जितने भी गतिरोध देखने को मिले हैं, भले ही हमारे सैनिकों की शहादत की भी बात हो और चीनी सैनिकों की मौत, तब भी हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ था और इस बार हवाई फायरिंग भी की गई है। तो कितना इसे किस रणनीति के तहत देखा जाए? ये अपने आप में आपने बिल्कुल सही कहा। इससे पहले 1975 में यानी 45 साल पहले ऐसी घटना हुई थी अरुणाचल में, जब सीमा एलएसी पर गोली चली थी। 45 साल के बाद ये पहली बार हुआ है कि जब गोली चली है। हालांकि ये किन हालत में चलेगा ये अब तक ये साफ नहीं है, लेकिन चीन ने आरोप लगाया है कि भारत ने ये वार्निंग शॉट फायर किए हैं, हवाई फायर किया है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि पहले ये कोशिश चीन की तरफ से की गई थी, चीन की तरफ से पहले फायरिंग की गई इंडियन पोस्ट को। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब तक भारतीय सेना की तरफ से कोई औपचारिक बयान अब तक नहीं आया। फिर कुछ दिन में वो भी साफ हो जाएगा कि किन हालात में चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी। लेकिन अपने आप में फिलहाल जो वहां पर तनाव था उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। हालात फिलहाल वहां पर काबू में है, लेकिन ये घटना तो शैलेंद्र जी, यही माना जाए कि अभी भारतीय सैनिकों की ओर से आधिकारिक तौर पर जो बयान होगा उसका इंतजार किया जाए। लेकिन जो खबर इस वक्त आप दे रहे हैं, शैलेंद्र वांगू, एडिटर नेशनल ब्यूरो, कि अब भारत और चीन सीमा पर पैंगोंग झील के पास एक बार फिर से चीन की ओर से घुसपैठ की कोशिश, जिसका जवाब भारतीय सैनिकों ने दिया, हवाई फायरिंग की, चेतावनी फायरिंग की। और चीन, जैसा कि इस वक्त चीन की रणनीति है कि एक तरफ तो बातचीत की बात कहता है और दूसरी तरफ एलएसी पर लगातार नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है। तो एक बार फिर चीन उजागर हुआ यहां पर। इधर योगी सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है और यही वजह है कि कोविड किट घोटाले के आरोप में सुल्तानपुर और गाजीपुर के डीपीआरओ को सस्पेंड कर दिया गया। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार ने इन अधिकारियों पर एक्शन लिया। इनके ऊपर मेडिकल किट खरीद में करप्शन के आरोप लगे हैं। तुरंत कार्रवाई हुई। जैसे ही आरोप लगे उसके बाद कार्रवाई भी शुरू हो गई है। इस पूरे मसले पर जांच शुरू हो गई है। जीरो टॉलरेंस की नीति इस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार करप्शन के खिलाफ। और कोविड किट घोटाले का आरोप लगा सुल्तानपुर और गाजीपुर के डीपीआरओ पर। इन दोनों को ही सस्पेंड कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार ने इन अधिकारियों पर एक्शन लिया। इनके ऊपर मेडिकल किट खरीदने में करप्शन के आरोप लगे कि मेडिकल किट खरीदने में इन्होंने गड़बड़ी की है। खबर आगरा से, जहां पर आग पर काबू पा लिया गया है। आगरा में केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई थी,
जिस पर काबू पा लिया गया। कल दोपहर करीब 3 बजे आग लगी थी और आज सुबह 4 बजे आग पर काबू पाया जा सका। दमकल की दर्जनों गाड़ियों ने मिलकर इस आग पर काबू पाया। नुकसान का आकलन अब किया जा रहा है। तो 13 घंटे बाद इस आग को बुझाने में कामयाबी मिली है दमकल विभाग को। कल दोपहर 3 बजे जो आग लगी वो आज तड़के सुबह 4 बजे जाकर बुझाई जा सकी। अब आकलन हो रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि कितना नुकसान यहां पर हुआ है। केमिकल फैक्ट्री जिसमें आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई थी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कल दिन की जब आग लगी थी और काला धुआं आप देख सकते हैं, और दूसरी तस्वीर आज सुबह की जब आग बुझाई जा सकी, लेकिन उसके पहले भी किस तरह से आग धधक रही थी वो आप देख रहे हैं। आगरा के सिकंदरा इलाके में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी थी जिस पर काबू पाया गया। केमिकल होने से आग लगातार धधकती चली जा रही थी और दिक्कत हो रही थी बुझाने में। दमकल की गाड़ियों ने 13 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। इस घटना में कितना नुकसान हुआ है इसका अभी तक आकलन अब शुरू हुआ है। इधर कुशीनगर मर्डर केस में सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए लापरवाही बरतने वाले एसओ हरेंद्र मिश्र को सस्पेंड कर दिया है। यहां उग्र भीड़ ने एक बदमाश को पीट कर मार डाला था। बदमाश पर एक युवक की गोली मारकर हत्या का आरोप था। मर्डर के बाद वो भाग रहा था और तभी उनमें से एक हमलावर ग्रामीणों की गिरफ्त में आ गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाश को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का था कि लोगों ने पुलिस कस्टडी से उसे छुड़ाया, फिर लाठी डंडों से उसकी पिटाई कर डाली। भीड़ की पिटाई से बदमाश की मौत हो गई। दो तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जब बदमाश भागने की कोशिश करता है, पुलिस उसे पकड़ती है, लेकिन पुलिस कस्टडी से इस बदमाश को छुड़ा लेती है भीड़ और उसके बाद जमकर पिटाई कर दी है। इस शख्स की इस कदर पिटाई करते हैं लोग, भीड़ का आक्रोश इतना ज्यादा कि इस शख्स की मौत हो जाती है। दो वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब एसओ को सस्पेंड कर दिया गया है, लापरवाही का आरोप उन पर लगा है। हालांकि लोगों का गुस्सा जो इस वक्त आप देख रहे हैं, मौके पर जितने पुलिस बल मौजूद वो लोगों को कंट्रोल कर पाने में नाकाम रहे और एसओ के हाथ से भीड़ छुड़ा लेती है। और इस वीडियो में एक शख्स को आप ईंट से हमला करते भी देख रहे हैं, जो हत्या के आरोपी पर ईंट से हमला करता है जब पुलिस उसे लेकर जा रही होती है। अशोक शुक्ला हमारे सहयोगी कुशीनगर से हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक, एसओ पर कार्रवाई हो गई है और क्या एक्शन लिए जा रहे हैं? इस पूरे मामले में घटनाक्रम है, पहले तो खुद पुलिस इस बात से डकाती रही कि हत्यारे को पुलिस की अभिरक्षा से खींचकर भीड़ ने मारा है। बाद में जब ये सनसनीखेज वीडियो आया कि पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने पुलिस के हाथ से उसे छीना और उसकी पीट कर हत्या की, उसके बाद जो है एसपी ने जो तत्कालीन थाना अध्यक्ष हैं और मिश्रा उनको निलंबित कर दिया। नहीं, अब जो ग्रामीण हैं जिन्होंने पीट कर उस हत्यारे की हत्या की, उस पर कार्रवाई चल रही है, चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। कई मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो मिलाकर के जो घटनाक्रम आया उसके बाद जो पुलिस की किरकिरी हुई उसको डैमेज कंट्रोल करने में अब पुलिस के अधिकारी लगे हुए हैं, कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर लापरवाही तो है। अब इन तस्वीरों में, इस वीडियो में दिख भी रही है। पहले जरूर इनकार किया गया था, खारिज कर दी गई थी बातों को, लेकिन देखिए वीडियो में सब कुछ सामने है। उधर देवरिया पुलिस ने शराब माफिया तार बाबू पर शिकंजा कसते हुए उसकी करीब 5 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। कुछ दिन पहले तार बाबू ने पुलिस कार्रवाई के डर से सरेंडर कर दिया था और अब पुलिस ने उसकी 5 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। इससे पहले भी पुलिस ने उसके करीब 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी। लगभग 1 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कुर्क की गई थी। उसकी और संपत्तियों की जानकारी होने पर उसकी कुर्की जिला मजिस्ट्रेट देवरिया साहब द्वारा की गई है और इन संपत्तियों का मूल्य 5 करोड़ के ऊपर है।
योगी सरकार की माफियाओं पर कार्रवाई जारी है और सोमवार को भी 3 बड़ी कार्रवाई हुई है। मऊ में बाहुबली मुख्तार अंसारी के सहयोगी सुरेश सिंह की 3.5 करोड़ की संपत्ति सीज की गई। वहीं प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद की अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चला दिया गया। उधर रामपुर में आजम खां के करीबी विधायक नसीर खां के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ और पुलिस ने पूछताछ की। तो प्रयागराज में पूर्व सांसद अतीक अहमद की एक और अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नवाब यूसुफ रोड पर गैर कानूनी तरीके से बनी एक इमारत को जमींदोज कर दिया। उत्तर प्रदेश में बाहुबली और माफिया के खिलाफ सरकार का एक्शन लगातार जारी है। प्रयागराज में आज पूर्व सांसद अतीक अहमद की एक और अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया गया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नवाब यूसुफ रोड पर गैर कानूनी तरीके से बनी एक इमारत को जमींदोज किया। बिना नक्शे के 500 वर्ग गज में बनी इस बिल्डिंग में एक फूड रेस्टोरेंट और एक कारखाना चल रहा था। बाहुबली अतीक अहमद के साम्राज्य को ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार प्रयागराज में जारी है। अब तक पुलिस ने 7 संपत्तियों को, जिनकी कीमत करीब 7 लाख है, उनको जब्त किया है, उनकी कार्रवाई की है। इमारत को गिराने से पहले प्राधिकरण ने बिल्डिंग से सामान हटाया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पीडीए के जोनल अधिकारी और एसडीएम भी मौजूद थे। जिलाधिकारी प्रयागराज महोदय ने उनकी फिलहाल का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। निर्माण को हम लोग ध्वस्त करा के भूमि कब्जा वापस प्राप्त कर लेंगे और संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग में इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले शनिवार को भी प्राधिकरण ने सिविल लाइन्स इलाके में अतीक के एक रिश्तेदार की अवैध कब्जे वाली बिल्डिंग को गिराया था। इधर मऊ में बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। मऊ में प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के करीबी सुरेश सिंह की करोड़ों की संपत्ति जब्त की। बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। मऊ में प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के करीबी सुरेश सिंह की करोड़ों की संपत्ति जब्त की है। सुरेश सिंह मुख्तार के वसूली गैंग का सरगना है और D32 का लिस्टेड माफिया है। प्रशासन ने आज जो संपत्ति जब्त की है उनमें 10 बसें शामिल हैं, जिनकी कीमत 1,69,65,000 रुपए बताई जा रही है। इससे पहले भी प्रशासन ने सुरेश सिंह की 13 बसें जब्त की थी, जिनकी कीमत 1,60,95,000 रुपए आंकी गई है। मऊ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के तहत कार्रवाई की है। उनके विरुद्ध 14A के तहत जिलाधिकारी मऊ द्वारा पूर्व में गाड़ियों के सीजर के लिए आदेश दिया गया था। उसके अंतरम में पहले 13 गाड़ी सीज की गई थी। इससे पहले भी मुख्तार अंसारी के करीबियों के खिलाफ मऊ, वाराणसी और गाजीपुर में कार्रवाई हो चुकी है। पिछले हफ्ते ही गाजीपुर में प्रशासन की ओर से नोटिस मिलने के बाद मुख्तार के गुर्गों ने कॉम्प्लेक्स खुद ही तोड़वा दिया था। उधर रामपुर में आजम खां के करीबियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। आजम के करीबी विधायक नसीर खां से पुलिस ने पूछताछ की। जौहर ट्रस्ट की जमीन से जुड़े 2 मामलों में पूछताछ की गई। नसीर खां ट्रस्ट के संयुक्त सचिव हैं। उनके ऊपर अजीमनगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। नसीर खां रामपुर जिले के चमरोवा से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इधर ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार 2 बदमाशों ने कार में बैठे 2 व्यापारी समेत 4 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की है और इस घटना में दोनों घायल व्यापारी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 2 लोग सुरक्षित हैं। बिसरख थाना क्षेत्र के अजनारा ली गार्डन की ये वारदात है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया। शुरुआती जांच में ये मामला रंजिश का लग रहा है। पुलिस को मौके से कुछ सुराग भी मिले हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। मार्केट के गेट से अंदर आए, वहाँ गार्ड बैठा हुआ था, उसने इनको रोका नहीं, कोई पूछताछ नहीं की। उसके बाद ये अंदर आए हैं और अंदर आने के बाद इन्होंने जो है वो रैकी की है। रैकी करने के बाद इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। अभी इनकी पहचान की जा रही है, इन्होंने फायरिंग की है और हमारे पास कुछ क्लूज है, उसके आधार पर हम लोग जल्दी कार्रवाई करेंगे। क्या लग रहा है सर? फर्स्ट देखिए तो क्या लग रहा है? ये कुछ जो है वो क्लूज मिले हैं हमें, लग रहा है कुछ व्यक्तिगत रंजिश से उस तरह की बात है। अभी देखते हैं, हर एंगल पे हम लोग जो है वो हरदोई ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शफीक और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें वो पैर में गोली लगने से घायल हो गया। आपको बता दें, हरदोई में पिछले हफ्ते एक आश्रम में बुजुर्ग साधु, उसके बेटे और एक साध्वी की हत्या कर दी गई थी। आश्रम की 48 बीघा जमीन पर कब्जा करने के इरादे से ही बाबा के एक शिष्य ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। चौथा आरोपी शफीक फरार था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
हुई टणियावा थाना के अंतर्गत सिकरौरी नहर पुल है, वहाँ पे जब इसे पकड़ने की कोशिश की गई तो इसके द्वारा फायरिंग की गई और अपने बचाव हेतु बहुत तेज़ी से गाड़ी भगाने की कोशिश की गई, जहाँ पुलिस द्वारा काउंटर फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी और इसको उसके बाद से गिरफ्तार किया गया। इधर ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया और इससे पहले पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसमें अबरार नाम का एक बदमाश जिसके पैर में गोली लगी, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। उसकी तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन भी पुलिस की ओर से किया गया। अबरार के पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल जब्त की गई है। इसके खिलाफ करीब 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और दनकौर थाने के गैंगस्टर एक्ट के तहत वांटेड भी है। तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया, पुलिस पार्टी ने भी अपने आत्मरक्षार्थ उनके ऊपर फायर किया, जिससे एक बदमाश अबरार जो गैंगस्टर में पूर्व से ही वांछित था, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था, वो गिरफ्तार किया गया। उसके पैर में गोली लगी है, जिसे जिला अस्पताल भेजा गया है। एक बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल हुआ है, इसके लिए कॉम्बिंग टीम तलाश कर रही है। उधर मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश बनवारी घायल हुआ। वो 8 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में फरार चल रहा था। आरोपी बनवारी के पास से एक पिस्टल भी बरामद की गई है। नाम के अभियुक्त के ऊपर 25,000 का इनाम भी किया गया था। लगातार पुलिस पार्टीज उसके बारे में तलाश और सूचनाएं एकत्रित कर, जानकारी हुई कि उसका मूवमेंट जो है वो पलवल से मथुरा की तरफ हो रहा है। इस पार्टी के द्वारा इसका पीछा किया गया, रोकने पर ये नहीं रुका तो दूसरी तरफ से पार्टी को आते देख इसके द्वारा कच्ची सड़क पर अपनी बाइक जो है निकाली गई, जहां पर बाइक गिरने के उपरांत ये भागा और पुलिस पर इसने फायर किया। पुलिस के द्वारा इसको वार्न किया गया और आत्मरक्षा में फायरिंग में इसको गोली लगी है, पैर में गोली लगी है। तत्काल खबर उन्नाव से, जहां सेंगर केस में कई अधिकारी दोषी पाए गए हैं। सीबीआई ने 2 पूर्व एसपी, एएसपी, डीएम को दोषी माना है। चारों अधिकारियों को लापरवाही बरतने का दोषी माना गया। चारों अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है। सीबीआई ने यूपी सरकार को एक रिपोर्ट भेजी है। गैंगरेप मामले में कुलदीप सेंगर इस वक्त उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। नाबालिग से गैंगरेप और पीड़ित के पिता की हत्या का मामला उनके ऊपर चल रहा है, वो जेल में है। और इसी बीच 4 अधिकारियों को सीबीआई ने दोषी माना है। कई अधिकारी हैं जो कि दोषी सीबीआई की नजर में हैं, जिनमें 2 पूर्व एसपी हैं, एएसपी हैं, डीएम हैं और इन्हें दोषी माना गया है। इन सभी के खिलाफ लापरवाही बरतने की रिपोर्ट सौंपी गई है सरकार को। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ऋषभ, इस रिपोर्ट में और क्या है और उसके बाद इन अधिकारियों की मुश्किलें किस तरह से बढ़ने वाली हैं? मेनका, देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि एक युवती के साथ रेप होता है और उस वक्त जिले में जो तैनात जिला और पुलिस के अधिकारी थे वो भी महिला थी। उस वक्त वहां पर अंजलि सिंह, अदिति सिंह डीएम थी, नेहा पांडे वहां पर एसपी थी, उसके बाद पुष्पांजलि सिंह वहां पर एसपी बनी है। तो सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच की है। जो आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर है उसको सजा भी हो चुकी है। इस जांच में सीबीआई ने पाया कि तत्कालीन पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों की भूमिका ठीक नहीं रही है। उन्होंने इस पूरे मामले में लापरवाही बरती है। पीड़िता लगातार कहती रही कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके गुर्गे खुद उसको परेशान कर रहे हैं, उसके परिवार को परेशान कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने सही कार्रवाई सही समय पर नहीं की। जिसके बाद सीबीआई ने अब ये पूरी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दी है, जिसमें तत्कालीन डीएम अदिति सिंह, एक आईपीएस जो उस वक्त एसपी थी नेहा पांडे, पुष्पांजलि सिंह जो एसपी थी उन्नाव की, उनके खिलाफ और एएसपी अष्टभुजा सिंह के खिलाफ सीबीआई ने रिपोर्ट दी है और सरकार से ये कहा है कि इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई या जैसी कार्रवाई सरकार उचित समझे वो कर सकती है। अब सरकार को ये तय करना होगा। सरकार के पास कई तरीके होते हैं। इनके प्रमोशन, इंक्रीमेंट पे असर डाला जा सकता है। इनको कहीं गैर महत्वपूर्ण जगह पर तैनाती दी जा सकती है, जैसा बताया जा रहा है अदिति सिंह। जी ऋषभ, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि जितनी कड़ी कार्रवाई हो उतनी कड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए इन अधिकारियों के खिलाफ, क्योंकि ऐसे अधिकारी अगर ये लापरवाही न बरतते, अगर इन्होंने सही समय रहते एक्शन लिया होता तो आज मुमकिन है कि पीड़िता भी जिंदा होती और शायद उसके साथ जो अन्याय हुआ उसको इंसाफ तुरंत मिला होता। धन्यवाद आपका ऋषभ, पूरी जानकारी देने के लिए।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।